आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके 12 साल के जो जिस समय पार्टी स्थापित हुई 12 साल पहले 12 साल के अंदर ही उसकी सबसे बड़ी टूट सामने आई है, जिसमें राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा के अगुवाई में ये 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये इतना बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए कि ऑलरेडी पहले से ही वो कई सारे झटकों का सामना कर रहे थे। और जो अरविंद अरविंद केजरीवाल आज से 1-2 साल पहले जिस तरह से मीडिया में और बाकी जगहों पे मुखर रहते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि इस झटके के बाद वो उनका ये कहना है कि अब जितने पंजाब की जनता जो है इनको सबक सिखाएगी, पंजाब के साथ ये पंजाब के साथ ये धोखा हुआ है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए संजय जी इतना बड़ा झटका है। ऐसे नॉर्मली हम देखिए, हम कहाँ ईरान और अमेरिका की बात कर रहे थे, हमें आना पड़ा क्योंकि ये चीज़ है कि ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अभी बात चल रही थी कि जहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बहुत तरह की चीज़ें चल रही कि पहले राउंड में चुनाव के बाद किस तरह का वहाँ माहौल है। इस बीच में आम आदमी पार्टी जी की एक बड़ी मुखर पार्टी रही है। अभी कुछ समय पहले तक विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा होते थे अरविंद केजरीवाल, और आलम यह है कि उनके 10 में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उनके नाक के नीचे अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब अरविंद केजरीवाल को एक झटका ऐसा लगा है कि यहाँ से, क्योंकि पंजाब में याद कीजिए पंजाब में चुनाव होना है और ये 7 में से ज़्यादातर जो सांसद हैं, स्वाति मालीवाल को छोड़ के मेरे ख्याल से 6 जो हैं पंजाब के कोटे से ही आए हुए हैं। और अब वहाँ सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी खतरे में है, क्योंकि वहाँ के कई ऐसे विधायक हैं वो भी पार्टी से अलग होना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी में शामिल होना, अलग अलग पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव से पहले इस बात की आशंका है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के में और बड़ी फूट हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए उसकी स्थापना के बाद से, यानी कि 12 साल में झटके उसको लगातार लगते रहे, लेकिन शायद ये बड़ा झटका है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि ये जो नेता राज्यसभा के थे, ये नेता कोई सीधे चुनकर आए हुए नेता नहीं है, ठीक है ना। और इनको पंजाब के जरिए ही, पंजाब में आपका कोटा था, पंजाब के कोटे से ही ये राज्यसभा में पहुंचे, तो ये बात सही है। और दूसरी बात, अगर कहा जाए कि पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार को कोई खतरा है, तो मुझको लगता है बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि वहां भगवंत सिंह मान की सरकार के पास जो नंबर्स हैं, वहां पे बहुमत का आंकड़ा 59 का है, 59 का है। और वहां आम आदमी पार्टी के पास वहां पे 99 यानी कि 99 विधायक हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था कि अभी कोई सरकार गिर जाएगी। हाँ, लेकिन असंतोष वहां बहुत तेज है, वहां पे असंतोष लगातार है। चुनाव से पहले उनकी पार्टी में टूट होगी। देखिए, स्ट्रेटजी यही है कि चुनाव से पहले वहां पे होगी टूट, ये बात पक्की बात है, क्योंकि असंतोष वहां के विधायकों में कई विधायक ऐसे हैं। सरकार का परफॉर्मेंस भी शायद उतना बढ़िया नहीं है, उसको लेकर के भी काफी कई तरह की बातें सामने आ रही है कि भगवंत सिंह मान की, और भगवंत सिंह मान सरकार के सुगबुगाहट की बात बहुत समय से, लंबे समय से ये भी माना जा रहा है कि भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में ही बड़े अच्छे रिलेशन नहीं है। इस तरह की तमाम बातें बाहर आती रही। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने ऐसा पब्लिक में नहीं कहा है, लेकिन ये बात भी जाहिर है। लेकिन एक बात तो अब इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गैप हो गया है। उनके नेता अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वरना आप सोचिए कि उनके नाक के नीचे अगर 7 सांसद अगर बाहर होते हैं, उनको पता भी नहीं होती है, एक बार एकदम से घटना घट जाती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही केजरीवाल हैं जो दूसरी पार्टियों के बीच की कई अंदर की चीजें, खबरें निकाल के लाते थे। उनकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट अगर हो जाती है, तो ये उनके लिए बहुत ही आने वाले टाइम के लिए बड़े अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, देखिए, ये बात सही कि अरविंद केजरीवाल की शैली को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। उनकी पार्टी से बड़े बड़े लोग बाहर होते रहे हैं। उनकी पार्टी की स्थापना करने वाले ही प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, ये सारे बड़े मजे हुए और अच्छे नेता थे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को छोड़ के चले गए, या अरविंद केजरीवाल ने उनको किनारे कर दिया। ये बात सही कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है जो एक व्यक्तिवादी राजनीति होती है। जबकि वो एक अलग संदेश लेकर के पॉलिटिक्स में आए थे, अलग चीजें कहते हुए पॉलिटिक्स में आए थे, तो लिहाजा उनकी पार्टी भी अब वही कुछ कर रही है, अलग बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलग बिल्कुल नहीं है, वही कुछ कर रही है दूसरी पार्टियां हैं। और रही बात इसकी कि क्या ये 7 के 7 सांसद उनकी नाक के नीचे से निकल गए, उनको मालूम नहीं होगा? मुझको लगता है उनको मालूम था। राघव का उनको बहुत पहले से मालूम था, तभी उन्होंने राघव को किनारे किया। और राघव को किनारे करने के बाद उनकी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था उसका अंदाज उनको था। और रही बात, स्वाति मालीवाल पहले से बागी थी। और अशोक मित्तल को उन्होंने राज्यसभा में आपका नेता जरूर बनाया, लेकिन डिप्टी नेता बनाया था। इंटरेस्टिंग यही है कि राघव चड्ढा के हटने के बाद, जब राघव चड्ढा को हटाया गया, डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाया गया राज्यसभा में, उसके बाद अशोक मित्तल को ही बनाया। बिल्कुल। और उस पर बल्कि राघव चड्ढा ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन आज वो सारे, वैसे एक बार नाम बता दें अपने दर्शकों को कि जो शामिल है उसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल,
हरभजन सिंह जो आपको पता है कि क्रिकेटर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और ये भी बड़े मुखर नहीं, अभी हाल फिलहाल में कई समय से हरभजन सिंह बड़े शांत चल रहे थे, उनको लेकर भी कई तरह से कयास लगाए जा रहे थे। अल्टीमेटली वो भी राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। स्वाति मालीवाल जो कि पहले से बागी थी और वो लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा था। और राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी, ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने 7 लोग हैं, 10 में से 7, यानी कि अब बच गए हैं, सिर्फ 3 बचे हैं, जिसमें संजय सिंह एक हैं जो नोटेबल नाम है, जो कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, और 3 बचे हैं, 7 आ गए हैं बीजेपी में। और इसे एक जो आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया है कि जो बीजेपी को चाहिए कि लगातार बीजेपी की ताकत राज्यसभा में पिछले कुछ समय बढ़ी है। अभी हाल में जो चुनाव हुआ उसके बाद भी बीजेपी और एनडीए की बहुत बड़ी ताकत बढ़ी। एनडीए का बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी का बहुमत से थोड़ा नीचे था, तो अब और करीब बीजेपी पहुंची। मेरे ख्याल से 106 सीट बीजेपी की अब तक थी, अगर इस 7 को जोड़ दें तो 113, यानी कि और उसमें नॉमिनेटेड भी 5 होते हैं, तो 118 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी अब 5 सीट पीछे रह गई। देखिए, राज्यसभा में तो इस टूट-फूट के बाद बीजेपी और एनडीए दोनों काफी मजबूत पोजीशन में चले गए हैं। वहां पर अभी आप साफ कह सकते हैं कि राज्यसभा में एनडीए अब जो चाहेगी वही होगा ना। कोई भी अगर बिल आता है तो वहां पे उनका अब कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि 7 की संख्या, अगर 7 सांसद आपके पाले में आ जा रहे हैं और उनके कम से कम अभी 2 साल वहां पे उनको और रहना है, 2028 तक इन सभी का टर्म है वहां पे। और अभी साल और भी चुनाव होना है, राज्यसभा का चुनाव 2026 में भी है, बिल्कुल और आगे भी 2028 में इसके बाद बिल्कुल। तो ये बात तो है कि राज्यसभा में तो अब थोड़ा सा चैन की सांस लेंगे, क्योंकि उनकी वहां पे संख्या बढ़ गई है, 150 के आसपास इंडिया का आंकड़ा पहुंच गया है बीजेपी। लेकिन ये बात सही कि ये केजरीवाल के लिए एक मैसेज है, केजरीवाल को अब कैसी राजनीति करनी है, किस तरह की राजनीति करनी है, क्योंकि उनको ही लेकर के सारी की सारी चीजें हो रही हैं, असंतोष हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उनके बारे में ये चीज तो कही जाती है कि वो व्यक्तिवादी ही नहीं है और कहीं कहीं अधिनायकवादी भी रखते हैं। तो ये एक कॉमन सी चीज है। आरोप बेशक केजरीवाल पर हैं और छोड़ते हुए सांसदों ने भी लगाए, लेकिन हैरानी की बात केवल यही थी, जिस एक नाम पर मैं काफी हैरान हुआ कि 2 दिन पहले आपके जिस राज्यसभा सांसद के यूनिवर्सिटी पर वो छापे पड़ रहे थे ईडी के, अचानक वो 2 दिन बाद कैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी कैसे उनको शामिल कर लेती है। ये एक अब ऐसा सवाल है जिसका जवाब अनकंफर्टेबल तो बीजेपी को जरूर करेगा कि जिस सांसद के यहाँ अगर ईडी के छापे पड़ते हैं, अगर वो कुछ दिन के बाद बीजेपी में शामिल हो जाता तो ये एक अनकंफर्टेबल सवाल जरूर है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बीजेपी का सारा फोकस राज्यसभा में बहुमत जुटाने पर है, अपनी पार्टी का, एनडीए का तो हो गया है, और करीब लगता है कि अब 148 एनडीए का ये फिगर जो है, इस 7 के आने के बाद 148 का फिगर आता है, तो अब यहाँ से 245 में से 150 के आसपास अगर फिगर बन रहा है, तो शायद वही वाली बात है, क्योंकि जब ही महिला आरक्षण विधेयक पर जब 2/3 मेजोरिटी बीजेपी पास नहीं करा पाई, तो मुझे लगता है राज्यसभा की जो ताकत है वो भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी अभी आगे आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सदन में ऐसा होगा जहां पर बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। और जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो 12 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कई बार ऐसे हुआ है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल पास नहीं भी करा पाए। लेकिन अब यहाँ से जो राजनीति होती है लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पंजाब के साथ धोखा हुआ, और संजय सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस। लेकिन ये तो ब्लेम करने वाली बात होगी ना, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आपके 7 सांसद आखिर गए क्यों। सवाल तो ये उठता है कि आज अरविंद केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि आपके 7 सांसद गए क्यों, उनको आपने चुना था, बीजेपी ने तो नहीं चुना था। नहीं, 100% केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, जिस शैली की राजनीति कर रहे थे, जिस तरह से अपनी पार्टी को चला रहे थे, अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधि सांसदों और विधायकों के साथ वो बर्ताव करते हैं, निश्चित रूप से उनके पास ये सोचने वाला समय है कि वो सोचें, आत्ममंथन करें कि क्या उनकी राजनीतिक पार्टी, अगर उनको लंबा जाना है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा झटका है पंजाब में आम आदमी पार्टी को, फिलहाल झटका लगे या न लगे, लेकिन दिल्ली में इसका असर आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव भविष्य में हो या विधानसभा चुनाव भविष्य में हो, और आपकी जो तमाम विस्तारवादी जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उस पर भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक सवालिया निशान केजरीवाल के जो लीडरशिप है उस पर लग गया है, और केवल निशान ही नहीं लगा है,
उनकी लीडरशिप की स्टाइल पर भी लगा है। स्टाइल पे भी लगा हाँ। है और जिन मुद्दों की बात अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो स्थापना इस पार्टी की स्थापना ही हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, लेकिन वो अब सारे मुद्दे पीछे रह जाते हैं क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं तमिलनाडु में भी, वहाँ वो डीएमके को सपोर्ट करते दिखे हैं। उस डीएमके को जो कि एक जमाने में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट पार्टी बताते थे, बाकी छोड़ दिए कि दूसरी पार्टी बताए, अरविंद केजरीवाल खुद ही भ्रष्ट पार्टी बताते थे और उसी पार्टी का इसके फेवर में इस बार उन्होंने वो उसके पक्ष में प्रचार करते नजर, प्रचार तो नहीं किया उन्होंने, कहा उसके समर्थन की घोषणा की और बात की। तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है क्योंकि 10 बच गए हैं, 3 सांसद मेरे ख्याल से उनके लोकसभा के सांसद हैं और 10 में से राज्यसभा में से 7 चले गए हैं, बीजेपी में 3 बचे हैं और सरकार, दिल्ली की सरकार पहले ही जा चुकी है। उसके बाद अगले साल पंजाब में चुनाव होना है और वहां भी बड़े अच्छे संकेत नहीं है, बड़ी अच्छी खबर नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। वहां पर भगवंत सिंह मान की जो सरकार है वो बहुत लोकप्रिय वहां पर नहीं है, वहां भी हालात विपरीत हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है कि सिर्फ एक सरकार बची है जहां पर उनका एक आधार बचा हुआ है और अगले साल अगर पंजाब में भी अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। उस आम आदमी पार्टी का भविष्य जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को कभी पीएम के रूप में प्रेजेंट करते थे, उनको लगता था कि वो देश के पीएम बनेंगे, वहां पर जो उनकी राजनीतिक शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है और ये जो झटका है इसका असर काफी दूर तक होगा। तो अब ये देखना है कि आगे इसमें बस मैं एक बात कहूंगा, आप बात खत्म करने से पहले, कि पंजाब तो अभी दूर का है, मुझको ये लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में जितने भी उनके पास विधायक हैं, कहीं उसमें टूट फूट हो जाए जिसकी बहुत ज्यादा संभावना ये मुझको दिख रही, नजर आ रही है। असंतोष तो है पार्टी के अंदर, असंतोष साफ दिख रहा है और अभी अरविंद केजरीवाल बेशक बीजेपी पे या दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाएं, लेकिन अभी समय है कि उनको अंदर अपने झांकने की जरूरत है और अपने पार्टी को ठीक से रखने की जरूरत है। वरना अगर आपके लोग अगर ठीक रहेंगे, क्योंकि इसी अरविंद केजरीवाल को जब 2 बार लगातार दिल्ली की जनता ने बड़ी थंपिंग मेजोरिटी दी और कई बार इल्जाम ही लगाते थे बीजेपी तोड़ना चाहती है, तभी बीजेपी तोड़ नहीं पाई। तो आज कहीं ना कहीं पर अगर उनकी पार्टी छोड़कर लोग अगर इसी भारी संख्या में जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये है। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस झटके के बाद कैसे संभलने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, कौन सा ऐसा कोर्स करेक्शन करेंगे जिससे उनकी पार्टी बनी रहेगी, आगे नहीं टूटेगी। इस पे तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क पे बने रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।